हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाय, मैं हूँ मम। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 की सोशल साइंस मीन्स हिस्ट्री, और उसका ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर है। और बाकी जितने भी चैप्टर पिछले रह गए हैं वो सब मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। ये संसाधन की बात ज्योग्राफी जब से शुरू हुआ है तब से संसाधन की बात चल रही है। फर्स्ट चैप्टर था संसाधन, और फिर वन्य जीव संसाधन दूसरे चैप्टर में, और 3rd अब आया है जल संसाधन। जो कि संसाधन की मैंने परिभाषा बता दी थी कि संसाधन क्या चीज़ है। संसाधन जो हमें नेचर से मिलते हैं और उन्हें हम प्रौद्योगिकी के द्वारा, मतलब कि उसमें टेक्निक के द्वारा उन्हें हम और ज़्यादा बेहतर अपने यूज़ के लिए बना लेते हैं। ठीक है, अब जल संसाधन की बात आई है तो इस चैप्टर में पूरी की पूरी चीज़ें जल के बारे में रहेगी कि कितना जल पृथ्वी पर है, और तमाम नदी, तालाब और हर चीज़, मतलब जल से ही जो टॉपिक रिलेटेड होंगे उस चीज़ के बारे में इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो अगर जल की बात हो रही है तो शुरुआत से जल की बात करते हैं कि जल हमारे लिए एक महत्वपूर्ण और बहुमूल्य संसाधन है। बहुमूल्य इसलिए क्योंकि जल को अगर हम पैसों से खरीदें तो नहीं खरीद पाएंगे। इतना महंगा, इतना पानी का कितना यूज़ होता है, आप खुद अपने दिमाग में अंदाज़ा लगाइए कि पानी का जितना यूज़ होता है, अगर हम उसे ख़रीदने लगे तो सारे पैसे, हमारी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई उसी पानी में चली जाएगी, और हम फिर भी उतना पानी अपने लिए अवेलेबल नहीं कर पाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, 20 रुपए की अगर हम लोग एक बिस्लरी खरीदते हैं तो हमारा दिल धक से हो जाता है कि 20 रुपये का इतना पानी। वही अंदाज़ा लगा लीजिए कि जल ना एकदम बहुमूल्य है। भले हम उससे पानी के लिए उन मशीनों में या जिस उपकरणों से हम पानी निकालते हैं उसमें पैसा लगाते हैं, बाकी पानी ख़रीद कर यूज़ करना तो वो हमारे बस की बाहर हो जाएगा और काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इसे बहुमूल्य माना गया है। जल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एवं बहुमूल्य है। जल पृथ्वी पर, मतलब पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर 3/3 भाग जल है, और 1/3 जो शेष ज़मीन स्थल बचता है उसमें हम लोग निवास करते हैं, उसमें हम लोग रहते हैं। पूरी दुनिया की बात नहीं, भारत की बात नहीं, पूरी दुनिया में 3/3 जल है और 1/3 पर हम लोग रहते हैं। और ये जल हम लोग को कहाँ से मिलता है? जो जल ज़मीन से निकलता है, वर्षा होती है, वर्षा का पानी जो बह बह कर सतही जगहों पर जैसे तालाब, नदी में बहकर चला जाता है, वो उससे हमें अच्छा स्वच्छ जल प्राप्त हो जाता है। या फिर देखा होगा झरने गिरते हैं, चट्टानों से पानी गिरता है, उसे भौम जल बोलते हैं। जो चट्टानों से पानी गिरता है उसे भौम जल बोलते हैं। तो वो पानी, उससे हमें स्वच्छ जल प्राप्त हो जाता है अपने डेली यूज़ के लिए, अपने काम करने के लिए। तो ये जल यहाँ से हमें मिलता है। और बाकी जल के बारे में क्या समझाओ, आप लोग को तो पता ही होगा कि जल हमें कहाँ से मिलता है, कितना उपयोगी है। तो कुछ थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बातें रहेंगी। और जल 97.5% जल ना खारा है, नमकीन है। जैसे समुद्री जल होता है, खैर हम लोगों ने तो पिया नहीं समुद्री जल, लेकिन नमकीन सा होता है जिसे बोलते हैं खारा पानी। 97.5% जल ना खारा है। ये देखो, ये खारा है, और इसमें से जो बचता है 2.5 मीटर पानी जो है वो मीठा पानी है। और उसमें भी 2/3 हिस्सा, 2.5 जो पानी मीठा है उसमें भी 2/3 हिस्सा क्या होता है, उसमें भी सेकेंड, उसमें भी 2/3 हिस्सा जमा हुआ है। किसमें? जो आपने देखा होगा कि जिन्हें बोलते हैं, वो जो बर्फ़ की चट्टानें होती हैं, उन्हें उन बर्फ़ की चट्टानों में 2/3 हिस्सा जो मीठे पानी का है वो फंसा हुआ है। और वो जब बर्फ़ गिरती है, जिन्हें लैंडस्लाइड बोलते हैं, जब वो बर्फ़ गिरती है और बर्फ़ जब पिघलती है तब उससे जो पानी मिलता है वो पानी की तरह हमें यूज़ होता है। बाकी 2/3 हिस्सा उस मीठे जल का भी, 2.5 मीठा जल है, और उसमें भी 2/3 हिस्सा बर्फ़ में जमा हुआ है। तो ये बात हो गई जल की। अब पढ़ते हैं जल के बारे में, जो आगे लिखा हुआ है उसके बारे में पढ़ते हैं। जल का अर्थ, मतलब जल का क्या मीनिंग है। तो जल का अर्थ अगर हम लोग पढ़ें तो जल की क्या मीनिंग है, तो पृथ्वी के भूतल पे, ज़मीन पर द्रव जो लिक्विड की तरह होता है, जल लिक्विड ही है। द्रव, ठोस, लेकिन लिक्विड है जल, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मजबूत और ताकतवर भी है। वाष्प, भाप के रूप में जो हमें उपलब्ध
होता है उसको जल संसाधन कहते हैं। अगर क्वेश्चन 2 नंबर में आ जाए कि जल संसाधन किसे कहते हैं, तो आप इसी तरह बोल देना, जो हमें भूतल पर द्रव के रूप में, ठोस के रूप में और वाष्प के रूप में जो हमें उपलब्ध हो जाता है उसे हम जल संसाधन कहते हैं। ठीक है। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल, देखो जैसे अब मैंने अभी बताया है, वो मैं अभी रिपीट कर रही हूँ, 97.5% खारा है, 97 याद रखना, 5% खारा है और 2.5 मीठा जल है। और उसमें से भी 2/3, ये हुआ 2/3, उसमें भी वो बर्फ़ की चट्टानें जमी हुई हैं, उन्हें बोलते हैं, उन बर्फ़ की चट्टानों को बोलते हैं ग्लेशियर। उन्हें बोलते हैं क्या? ग्लेशियर। उन चट्टानों को ग्लेशियर बोलते हैं और उन ग्लेशियर में ही 2/3 पानी फंसा हुआ है, जमा हुआ है, मीठा पानी। तो सोचो हमें मीठा पानी कितने कम लेवल में मिलता है, लेकिन फिर भी हमारा गुजारा ठीक ठाक हो रहा है। अब बात करते हैं जल का महत्व। देखो अर्थ क्या हुआ, इसकी मीनिंग अर्थ बता रहा है। अब महत्व क्या हुआ, हमारी लाइफ में जल की इम्पोर्टेंस कितनी है। तो हमारी लाइफ में जल की इम्पोर्टेंस कितनी है तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ कि हमारी लाइफ में जल की इम्पोर्टेंस कितनी है। देखो जल पर पृथ्वी का समस्त वनस्पति, पशु पक्षियों के लिए इम्पोर्टेंट, ज़रूरी है, मानव जीवन का मूल आधार है। मतलब पशु पक्षियों के लिए भी मूल आधार है और मानव जीवन के लिए मूल आधार है। जल नहीं होता तो हम लोग शायद ज़िंदगी नहीं रहते, प्यास के मारे मर जाते। ठीक है। जल का उपयोग कृषि में, उद्योगों में, पीने में, परिवहन में, ऊर्जा में, मत्स्य पालन में, मतलब मछलियों को पालने में, तालाब बनाकर, पर्यटन व विभिन्न प्रकार के घरेलू कार्यों में यूज़ होता है। आप ऐसे ही लिख रहे ना, जल हमारे मूल जीवों के लिए आधार है और जल हमारे लिए इस तरह से महत्व है कि जल मछली पालन के लिए, पीने के लिए, घरेलू काम यूज़ करने के लिए, उद्योगों के लिए, इस तरह से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो ये हो गया जल का हमारा महत्व। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो अगर वीडियो देख रहे हो, चैप्टर पढ़ रहे हो, तो थोड़ा सीरियस होकर पढ़ना, क्योंकि अब ज़्यादा वक्त भी नहीं है और अभी बात टालने वाली नहीं बची है कि थोड़ा सा देखा और वीडियो को स्किप कर दिया। ठीक है। अब ये हो गया महत्व। अब भारत के जल संसाधन, अब इसमें भारत के जल संसाधन की बात होने जा रही है। संसाधन मतलब जल हमें कहाँ से मिलता है, तालाब से मिलता है, नदियों से मिलता है, हैंडपैप से मिलता है, या मोटर्स अवेलेबल हो गए सबके घर में, उनसे मिलता है। तो हमें जल किन सब चीज़ों से मिलता है। तो अब बात हो रही है भारत की। ठीक है। अभी बात पूरी दुनिया की हो रही थी। पूरी दुनिया में 3/3 पानी है, जिसमें 1/3 जो बचता है स्थल, उसमें हम लोग निवास करते हैं। अब भारत में कौन कौन से ऐसे संसाधन की बात है। ठीक है। भारत के जल संसाधन, देखो भारत में विश्व के संसाधनों, पूरे दुनिया के संसाधनों में से सिर्फ हमारे पास 4% भाग ही उपलब्ध है संसाधन में से। समझे? नहीं समझ में आया? देखो पूरी दुनिया में जितने भी संसाधन हैं, चाहे वो बड़े समुद्र हो गए, तालाब, हैंडपंप वगैरह, मतलब हर चीज़, जो संसाधन जितने अवेलेबल हैं, लेकिन इंडिया में उतने अवेलेबल नहीं। इंडिया में सिर्फ 4% संसाधन हमारे पास अवेलेबल हैं पानी को यूज़ करने के लिए, पानी को इकट्ठा करने के लिए। तो भारत में 4% उपलब्ध हैं। ठीक है, संसाधन है। या प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक मतलब हर वर्ष, हर साल वर्षा से लगभग 4000 घन किमी जल प्राप्त होता है। 4000 घन किमी प्राप्त होता है वर्षा से। ठीक है। अब ये घन क्या है? घन जैसे कि आप एक क्यूब की तरह मान लो, जैसे कि ये क्यूब है और ये 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर लंबान, चौड़ान और मोटाई इसकी सब 1 मीटर होता है, जिसे हम आयतन बोलते हैं। जो एक पूरा डब्बा होता है वो एक ही समान का होता है। तो 1 मीटर, ये इस तरह का, ये हो गया 1 घन। ठीक है। इसी को 1 घन मीटर पानी बोलते हैं। तो ये क्यूब अब बढ़ते 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 मतलब इतना बढ़ गया 4000 जो पानी, मतलब 4000 घन हुआ, उतना पानी हमारे से वर्षा से प्राप्त होता है। वो एक छोटा सा एग्जांपल देने के लिए आपको घन में बता दिया गया। वो वर्षा से प्राप्त होता है। लगभग
तिहाई भाग वाष्पीकृत हो जाता है। अब उसमें से जो हमें 4000 घन किमी जल प्राप्त होता है वर्षा जल से, उसमें लगभग 1/3 मतलब 1/3 भाग वाष्पीकृत हो जाता है, मतलब उड़ जाता है भाप बनकर। जब आपने देखा होगा कि जिस दिन वर्षा होती है तो उस दिन तालाब बहुत सारे भरे होते हैं, लेकिन हम जैसे ही 3-4 दिन के बाद देखते हैं तो वो तालाब का पानी कम हो जाता है। तो वो कहते हैं कुछ वाष्पीकृत हो जाता है और कुछ ज़मीन सोख लेती है। तो 1/3 भाग वाष्पीकृत हो जाता है तथा अधिकांश भाग अर्थात 45% भाग ढाल के अनुरूप बहकर नदियों और तालाबों में चला जाता है। ठीक है, 1/3 भाग वाष्पीकृत हो जाता है, खुद ऊपर उड़ जाता है, और 45% भाग ढाल के ज़रिए, ढाल के अनुरूप बहकर नदियों और तालाबों में चला जाता है बहकर। ठीक है, इससे जल को धरातली एवं सतही, देखो इस जल को जो ढाल बनकर जो चला जाता है एक जगह इकट्ठा हो जाता है। तो वो हर चीज़ की अलग अपनी एक मीनिंग होती है। अगर हम लोग जनरल बात में लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं, जो ढाल की तरह बहकर एक जगह एकत्रित हो जाता है वो 45% पानी है। लेकिन उसका नाम होता है, जो जगह पे जहाँ पर पानी भरा होता है उसको हम क्या बोलेंगे, जो ढल कर बह जाता है, धरातली एवं सतही पानी। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरह वर्षा जल की कुछ मात्रा 22% मिट्टी में प्रवेश हो जाता है। जब वो पानी सतही भाग बह कर गया उसमें 22% पानी ज़मीन ने सोख लिया। ठीक है, मिट्टी में प्रवेश कर भूमिगत हो जाता है। अब उसे क्या बोलेंगे, जिसने पानी पी लिया 22% उसे बोलेंगे भूमिगत। जो बह कर इकट्ठा हुआ उसे बोलेंगे धरातली एवं सतही, और जो जिसने सोख लिया पानी को वो बोलेंगे भूमिगत हो गई। ठीक है, जिसे भूमिगत अथवा अधोभौम जल कहते हैं। जिसमें सूख लिया गया देखो उसे भूमिगत भी बोलेंगे और उसे अधोभौम भी बोलेंगे। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि अधोभौम किसे कहते हैं तो बता देना, जो वर्षा का बल बहकर जाता है और जो ज़मीन सोख लेती है उसे अधोभौम कहते हैं या भूमिगत कहते हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ा भारत में जल संसाधन। अब आप पढ़ोगे जल के स्रोत, मतलब जल हमें कहाँ से मिलता है, कहाँ से प्राप्त होता है सबसे ज़्यादा, तो वो हमारे कौन कौन से स्रोत हैं। तो इसमें 3 तरह के स्रोत बताए गए हैं जो काफ़ी हैवी और बड़े स्रोत हैं। इसमें ये नहीं कि नल या हैंडपैप या इस तरह के स्रोत नहीं, मतलब जो हैवी हैं। देखो 3 तरह के हुए, एक हो गया ये महासागरीय वन, ठीक है, महासागरीय जल जो सागर में स्थित हो गया, स्थलीय जल, स्थलीय जल, नंबर 2 स्थलीय जल, और भूमिगत अथवा अधोभौमिक जल। 3 तरह का जल हमें स्रोत, हमें वर्षा जो हमें पानी मिलता है वो 3 तरह के स्रोत इसमें बताए गए हैं। तो ठीक है, अब महासागरीय स्थलीय जल क्या है। तो महासागरीय स्थलीय जल, जैसे कि मैं बुक उठा लूँ क्योंकि इसमें थोड़ा लिखा नहीं है, महासागरीय जल। ठीक है, तो ये महासागरीय वही जल है जो महासागर में उपलब्ध होता है, छोटे एवं लघु महासागरों में वो उसमें स्थित होता है। और समुद्री जल भारत की मुख्य भूमिका से लगभग 3 और 61 किमी लंबा समुद्र तट है। देखो भारत की जो समुद्र एक है और उसके चारों ओर सारे देश हैं। तो हमारे देश में समुद्र का तट कितना आता है, 61,000 है कि हाँ 61,100 किलोमीटर 60/100 किलोमीटर तट हमारे समुद्र का 6,100 किलोमीटर तट समुद्र का हमारे देश में आता है। ये बात याद में है। इस प्रकार भारत का प्रायद्वीपीय भाग समुद्र जल संसाधन से संबंध है। ये संसाधन महासागरीय जल समुद्र के संसाधन से संबंध है। अब बात करते हैं स्थलीय जल, इसकी स्थलीय जल की बात करते हैं। तो इसमें धरातल अर्थात भूमि की सतह पर, जैसे कि अभी मैंने बताया कि भूमि सतह पर पाए जाने वाले जल को स्थलीय जल एवं तालाब एवं झीलों के रूप में पाया जाता है। भारत के स्थलीय जल मतलब भारत के तालाबों, झीलों, नदियों में पाया जाता है, उसे स्थलीय जल कहा जाता है। यह मुख्यतः 3 रूपों से हमें प्राप्त होता है, वर्षा जल से, नदी जल व जलाशयों एवं तालाबों एवं झीलों के रूप में। ठीक है, भारत के तालाबों में 90% तालाब दक्षिण भारत में है। 90% तालाब ये जो है दक्षिण
भारत में है, ठीक है। 90% भाग दक्षिण भारत में है। अब बात करते हैं भूमिगत जल की, इसकी भूमिगत अधोभूमिक जल से। जैसे मैंने बताया कि अधोभूम जल किसे कहते हैं, जो ज़मीन में सोख लेता है, ज़मीन में चला जाता है, उसे अधोभूम बोलते हैं, ठीक है। अभी मैं पढ़ के बताती हूँ। वर्षा जल का कुछ भाग भूतल की मिट्टी द्वारा सोख लेता है, भूतल की मिट्टी द्वारा जो वर्षा का भाग होता है वो सोख लेता है, जो भूमि में एकत्रित हो जाता है, इसे ही भूमिगत अथवा अधोभूमिक जल कहा जाता है। तो ये हो गए तीनों जल के स्रोत, याद रखना, महासागरीय, स्थलीय एवं भूमिगत अधोभूमिक जल, ठीक है। अब बात करते हैं जल की दुर्बलता, मतलब जल की कमी के बारे में। वाटर स्कैरसिटी, तो जल की दुर्बलता क्यों हो रही है? तो जल की दुर्बलता इसलिए हो रही है कि जितनी हमारी मांग है उससे कहीं ज़्यादा हम लोग पानी खर्च कर रहे हैं, इसलिए जल में कमी आ रही है, उसमें दुर्बलता आ रही है। बस इसका एक छोटा सा है, वाटर स्कैरसिटी तुलना में जितना हमें यूज़ करना चाहिए उससे हम बहुत ज़्यादा, कहीं ज़्यादा उसे यूज़ कर देते हैं। 1 बाल्टी की ज़रूरत है, उसमें हम 3-4 बाल्टी यूज़ कर दिया, तो इसलिए जल की कमी आ रही है, ठीक है। जलभाव अथवा जल की कमी के कारण, जलाभाव अथवा जल की कमी के क्या कारण है? तो इस कारण को तो हम बहुत तरीक़ों से जानेंगे, लेकिन एक स्वीडन के एक विशेषज्ञ हैं, स्वीडन के एक विशेषज्ञ फाल्कन मार्क, कौन? फाल्कन मार्क जो है, उन्होंने एक टिप्पणी ली है, उन्होंने जांच करके बताया है कि उनके अनुसार वाटर स्ट्रेस, मतलब जल की कमी क्यों आ रही है। जब प्रत्येक व्यक्ति को 1000 से 1600 घन मीटर, जैसे मैंने घन मीटर बताया कि घन कैसा होता है, एक क्यूब सा होता है जो 1000 लंबा चौड़ा और 1000 उसकी मोटाई भी होती है, के बीच जल उपलब्ध होता है, मतलब प्रति वर्ष है, कोई एक दिन का नहीं है, प्रति वर्ष। जब प्रत्येक व्यक्ति को प्रति वर्ष 1000 से 1600 घन मीटर के बीच जल उपलब्ध होता है, मतलब ज़्यादा इतना यूज़ उपलब्ध होता है, लेकिन वो यूज़ कितना कर लेता है, बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेता है, इसलिए उस जो है पानी में कमी आती ही चली जा रही है। कौन से विशेषज्ञ के अनुसार? ये 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, फाल्कन मार्क के अनुसार, ठीक है। और कमी के कारण जो है, उन्होंने जो टिप्पणी दी वो तो मैंने बता दी। अब कौन सी कमियां आ रही हैं? जैसे बहुत सारे इसलिए कमियां आ रही है कि अत्यधिक प्रयोग व समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण, अत्यधिक वितरण हो रहा है। अत्यधिक जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, जितनी बढ़ेगी उतना पानी का यूज़ करेंगे, तो इसलिए भी जल की मात्रा कम हो रही है। और कृषि सिंचाई में मात्रा में उपयोग, क्योंकि जब कृषि में जब सिंचाई के लिए कितना पानी यूज़ होता है, बड़ा सा वो लगाते हैं, बड़ा सा मोटर उसमें यूज़ करते हो, कितना मोटा सा होता है, उसमें भर भर पानी आता है, तो सिंचाई के लिए बहुत पानी यूज़ होता है, इसलिए कमी आ रही है, पानी ज़मीन में पानी कम हो रहा है, ठीक है। बढ़ता औद्योगिकरण व शहरीकरण, अब औद्योगिकरण जब होगा, मकान बिल्डिंग्स की बनेगी, तो ऐसे थोड़ी बन जाती है, पानी का यूज़ होता है और पानी बहुत ज़्यादा उसमें लगता है। पहले मसाला बनाते हैं, फिर ईंटों को धोते हैं, फिर उसमें वो तरी देते हैं जिसको बोलते हैं, तो इसलिए उससे लिए भी पानी कम हो रहा है, ठीक है। अब जल प्रदूषण, अब पानी अच्छा खासा भरा है किसी तालाब में, नदियों में, वो यूज़ हो सकता है कहीं ना कहीं कामों में, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसमें कहीं नाली खोल देते हैं या फैक्ट्रियों का गंदा पानी चला जाता है या उसमें कूड़ा करकट फेंकने लगते हैं, तो वो जल दूषित हो जाता है और इसलिए वो यूज़ करने के लायक नहीं रहता है, तो वो कहीं ना कहीं जल प्रदूषण के, जल की कमी के कारण ही हैं, ठीक है। तो ये जल की कमी के कारण हो गए। देखो इसमें एक लिखा है, द सिटीजन्स फिफ्थ रिपोर्ट CSE 1919 के अनुसार बड़ी नदियाँ जैसे हमारे देश में है गंगा और यमुना कोई भी शुद्ध नहीं है और छोटी नदियाँ जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो रही हैं। किसके अनुसार? द सिटीजन्स फिफ्थ रिपोर्ट। तो भर गया। द सिटीजन्स के अनुसार 1999
1999 में उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी, ये नाम याद रखना, द सिटीजन्स के अनुसार 1919 में उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी कि गंगा, यमुना और जो बड़ी नदी हैं और उससे साथ ही छोटी छोटी नदियों का जल एकदम दूषित हो रहा है। गंगा तो फिर जब से मोदी जी आए हैं तो थोड़ा बहुत साफ़ उन्होंने करवाया है, लेकिन बहुत सारे ये इंसान हम लोगों की गलती है कि अगर कोई पानी कोई जगह बड़ी चीज़ है तो उसे सेव करने की कोशिश करो, मगर हम लोग से ये नहीं होता है। जहाँ पाए वहाँ कूड़ा फेंक दिया, थूक दिया, गंदा कर दिया, फैक्ट्रियों की नालियाँ चल रही हैं, तो इस तरह से हमारी बहुत ज़्यादा गलती है। हमें चाहिए कि उसे सेव कर रखें, सफाई रखें उसमें, लेकिन हमसे नहीं होता। तो इसलिए बड़ी बड़ी जो यूज़ करने वाला पानी है उसमें इतनी गंदगी जो उसे यूज़ नहीं कर पा रहे हैं और ज़मीन से ही पानी निकाला करते हैं, इसलिए कमी आ रही है। ठीक है, अब बात आई जल संसाधन का प्रबंधन। देखो, जल संसाधन का प्रबंधन मतलब प्लान, जल संसाधन को सेव करने के लिए कौन सा प्लान बनाया जाता है। तो प्लान इस तरह से बनाया जाता है कि पुराने ज़माने से लेकर आज तक भी वही चीज़ चली आ रही कि जल को सेव करो। पहले कुएं होते थे, जल को सेव करने के लिए कुएं खोदे गए, निकाला गया पानी। ठीक है, तालाबों में सेव किया गया। अब तो खैर डैम, बहुत तरह तरह के नए नए डैम्स बन रहे हैं, इसलिए इस तरह से जल का प्रबंधन किया जाता था और आज भी इसी तरह जल का प्रबंधन किया जा रहा है। ठीक है, तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्र जब देश हो गया, तो नई नई परियोजनाओं का, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का प्लान बना। ठीक है, मल्टीपर्पज़ के अनुसार। ठीक है, जिसमें एक नई नई नदियाँ की परियोजना बनाई गई। तो वो नदी कौन सी हैं? आधुनिक बहुउद्देशीय नदी, जवाहरलाल नेहरू ने, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, बहुउद्देशीय नदी परियोजना को गर्व से आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। उन्होंने गर्व से आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। इनके अनुसार इन परियोजनाओं के कारण कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, उद्योगीकरण और नगरीकरण अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। उन्होंने एक प्लान बनाया जवाहरलाल नेहरू ने कि नदी की परियोजना, नई नई नदियाँ बनाओ। उससे क्या होगा कि उद्योगीकरण के लिए पानी भी हम सेव कर लेंगे। जो उद्योगीकरण होता है उससे भी वो यूज़ करते हैं। किसान जो है सिंचाई के लिए भी यूज़ करते हैं। मतलब अनेक तरह के जो हमारे काम की चीज़ों में जो पानी लगेगा बड़े बड़े यूज़ में, उससे हम उन नदियों के द्वारा ही हम पानी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की योजना जवाहरलाल नेहरू ने बनाई थी। ठीक है, अब ये योजनाओं की बात आती है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी नदी कब बनी, कौन सा बांध कब बना, इस तरह की बात करेंगे। ठीक है।